घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 5 की पंचायत का। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। गुजरात के पहले दौर के मतदान में अब सिर्फ 6 दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार उफान पर है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी खेल जारी है। पीएम मोदी ने गुजरात में धुआंधार प्रचार किया और विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश की। वहीं गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पूरी सेना जी जान से गुजरात के समर में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस प्रचार युद्ध में कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती जरूर दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी ने 2 सभाएं करके पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस से आगे बताकर माहौल खींचने में लगी हुई है। लेकिन गुजरात के लोगों के मन में क्या है यहां के सियासी मुद्दे, गुजरात के युद्ध में कौन है आगे और कौन है पीछे, और सबसे बड़ा सवाल यह कि 8 दिसंबर को कौन बनेगा गुजरात का सरदार। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम 5 की पंचायत में बात करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज खेड़ा में एक चुनावी सभा में फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताता। लो હવે કહી દઉં છું રાહુલ બાબા, આ મૌદાવાળાની હાજરીમાં જ કહી દઉં છું, 1 જાન્યુઆરી 2024 ની ટિકિટ કરાઈ લો, ત્યાં ગગનચુંબી રામ મંદિર તૈયાર। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के भाई भतीजावाद को निशाने पर लिया। 2 પાર્ટીઓ વચ્ચેની આ લડાઈ છે। એક બાજુ વંશવાદ, પરિવારવાદ, જાતિવાદ એનાથી ઘેરાયેલી કોંગ્રેસ, અને બીજી બાજુ રાષ્ટ્રભક્તિ, વિકાસ અને ગરીબ કલ્યાણના રસ્તે નીકળેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી, એ બેની વચ્ચે તમારે પસંદગી કરવાની છે મિત્રો। એ બેની વચ્ચે પસંદગી। गुजरात के रण में आम आदमी पार्टी भी अपने ही अंदाज में ताल ठोक रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और कांग्रेस की तो जमानत जब्त होने वाली है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में गेस्ट रोल में नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने अब तक सिर्फ 2 सभाएं की हैं। कुछ दिन पहले ऐसी एक सभा में राहुल गांधी ने आदिवासियों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। तो 5 की पंचायत में नेताओं के बयान सुनने के बाद अब हम आते हैं अपने खास मेहमानों पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भावनावेन दबे जुड़ी हुई हैं जो बीजेपी गुजरात की प्रवक्ता हैं और पूर्व सांसद हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। बीजेपी का टारगेट बिल्कुल सेट है, 150 सीट और 50% से ज्यादा वोट। अब चुनाव में सिर्फ 6 दिन बाकी है पहले दौर के मतदान के लिए। क्या कांग्रेस ने भी कोई अपना टारगेट सेट किया है? बिल्कुल प्रखर जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि जब गुजरात में हम लोग काम धंधा व्यापार करने के लिए, पढ़ाई के लिए जब निकलते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे आपको रोड पे जितने भी इंसान दिखते हैं वो सारे के सारे टेंशन में दिखते हैं। किसी के भी मुंह पे हंसी नहीं होती। कोई ना कोई इंसान अपने जॉब पे, काम पे जाने के समय क्यों टेंशन में होता है? ये चेहरा क्या अमित शाह जी को कभी दिखा नहीं है? वो तो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं ना, उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके मुद्दे राम मंदिर है, उनके मुद्दे सीएए है, उनके मुद्दे ट्रिपल तलाक है, उनके मुद्दे आर्टिकल 370 है। अरे भाई, राष्ट्रीय मुद्दे पे आप काम करना चाहते हो आप कीजिए, लेकिन गुजरात के जो असंख्य मुद्दे
आज गुजरात में 40 लाख से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। तो वो बेरोजगारी में जब बच्चा पढ़ाई करता है 1-2 साल सरकारी जॉब के लिए, अगर कोई सरकारी नौकरी निकल भी जाती है, लेकिन जब 2 साल के बाद उसको पता चलता है कि उसका पेपर तो लीक हो गया जी, और जो पेपर लीक करने वाली कंपनियां होती है जो पेपर को प्रिंट कराती है, वो खुलेआम घूमते हैं, किसी भी चमरबंदी को पकड़ा नहीं जाता, उसके ऊपर केस नहीं होता। बार बार गुजरात में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या एम्बुलेंस हो, हर बार हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा। ऐसे ही मामले में निशान जी, आपने इतने मुद्दे गिनाए, निशान जी मेरी बात सुनिए, आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन गुजरात की धरती पर जहां रण लड़ा जा रहा है वहां पे उन मुद्दों को उठाने वाला है कौन कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस का प्रचार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। राहुल गांधी तो कैमियो रोल में आए, गेस्ट रोल में आए, 2 सभाएं की, चले गए वापस। अभी इस वक्त बुरहानपुर और मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? आप तो वॉकओवर दे रहे हैं एक तरह से। प्रखर जी, कांग्रेस ने ही ये मुद्दे उठाए हैं। हम लोग 3 साल से आंदोलन के मार्ग पे हैं। हमारी पुलिस के साथ घर्षण भी होता है, हमारा कार्यकर्ता फिर भी डरता और झुकता नहीं है। लेकिन आपके बड़े नेता दिखाई कहां दे रहे हैं? सवाल ये है कि आपके बड़े नेता हैं कहां? राहुल गांधी कब तक गेस्ट रोल निभाकर निकलते रहेंगे? मेरा सवाल ये है। प्रखर जी 30 सेकंड। राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घनिष्ठ कार्यकर्ता और एक हमारे बड़े लीडर है। अभी खड़गे साहब ने जो भी प्लान प्रमोशन गुजरात इलेक्शंस के लिए डिसाइड किया है, उस हिसाब से काम चल रहा है। राहुल गांधी जी के ही 8 वचन हमारा एक कार्यकर्ता गली मोहल्ले में लेके जाके समझा रहा है कि 30 साल पहले जो गुजरात में कांग्रेस ने काम करके दिया था, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया था, सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी का पूरा जाला बिछा के दिया था, वो तो सारा भारतीय जनता पार्टी के शासन में बंद होने लगा। आज गुजरात में 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल और ग्रांटेड स्कूल बंद हो गई है। वो मुद्दों पे हम लोगों को समझा रहे हैं कि कांग्रेस जैसे ही वापिस आएगी, प्रखर जी आपको भी 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, ये पैनल में सब लोगों को मिलेगा। आयुष्मान कार्ड की तरह कोई पर्टिकुलर इनकम की वजह से कार्ड मिले ऐसा नहीं होगा। निशान जी, फिर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दे गिना रहे हैं सिर्फ, लेकिन मुद्दे आप टीवी पैनल में डिस्कशन में गिना रहे हैं। धरातल में जहां चुनावी सभाएं होना चाहिए, जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को गुजरात की धरती पे आकर वहां की जनता को संबोधित करना चाहिए, वो तो नदारद नजर आ रहे हैं ना। राहुल गांधी तो सिर्फ 2 रैलियां की और चले गए, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? ये चुनाव लड़ने का कौन सा तरीका है? देखिए, फरवरी महीने में सबसे पहला बिगुल ही राहुल गांधी जी ने बजाया था द्वारका डिक्लेरेशन में आके। उसके बाद राहुल गांधी जी ने यहाँ पे आदिवासी बेल्ट में भी 2-3 सभाएं की। अभी 2 सभा राहुल गांधी जी करके गए। प्रियंका गांधी जी का भी शेड्यूलिंग चल रहा है। यहाँ पे आलोक शर्मा जी, हमारे पवन खेरा जी, दिग्विजय सिंह साहब, हमारे यशस्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी यहाँ पे काफी सभाएं कर चुके, काफी पब्लिक मीटिंग्स कर चुके, कार्यकर्ताओं को मिल चुके। कांग्रेस का पूरा आला कमान आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और आएगा। लेकिन साथ साथ में जो गुजरात कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल मजबूत है, मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, 1-to-1 मार्किंग कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। गुजरात के 52,000 बूथ में एक बूथ पे 25-25 हमारे निशान जी, आपकी बात अब सुन ली है। अब आपकी बात, आपने जो बातें की उनका जवाब हम भावना जी से ले लेते हैं। भावना जी, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री इतना धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, सारे केंद्रीय मंत्री, 4-4 राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या पिछली बार जो चुनाव के नतीजे अनुकूल नहीं आए थे बीजेपी के, क्या उस बार के रिकॉर्ड को सुधारने की या पूरे ऑल टाइम रिकॉर्ड को बेस्ट करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से? भावना जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो, अब पहुंचता है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज, आप बताइए। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसमें ही जवाब है, क्योंकि हम इतनी बहुमती लेकर जीतना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल स्टेट है हमारा, और इसलिए मॉडल स्टेट में क्या तो हम इतनी स्पष्ट बहुमती लाएंगे। और दूसरा, मुख्य प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात का उनका होम ग्राउंड है, और इसलिए यहाँ आकर और जो काम किए हैं हमने, उसका हम रिपोर्ट देने आ रहे हैं। जो मंत्री आ रहे हैं वो सभी मंत्री अपने काम का रिपोर्ट यहाँ दे रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह हमारे काम बोलते हैं तो कौन से काम बोलते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि हमने ये किया वो किया। मैं आपसे कह सकती हूँ कि कांग्रेस का समय में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, दंगे फसादे हुए,
ये सब कुछ उसके जमाने में हुआ था। अच्छा, 27 महंगाई साल से- कांग्रेस के जमाने में 27 बढ़ी। साल से हम आपके जमाने में तो पेट्रोल 40 रुपए का मिल रहा है। निशान जी Please, उनको अपनी पूरी भावना जी को अपनी पूरी बात कहने दीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे तब भावना जी ने आपको बीच में लेकिन रोका नहीं झूठ था। बोल पहले रहे उनको हैं अपनी डॉक्टर बात जी, बोलने इतना दीजिए, मैं आपको समय मिलेगा। कितना नहीं, झूठ बोल बुलेटिन रहे में हैं आपको ये? समय मिलेगा। नहीं, झूठ सच जी, का भावना जी। हिसाब तो 8 दिसंबर को हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हाईएस्ट रोजगारी वाला अगर कोई स्टेट हो तो गुजरात है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप स्टैंड अप जो राज्य में हो वो गुजरात में है। एमएसएमई 8.6 लाख हमारे गुजरात में है। प्रवासन का जो विकास हुआ है सरदार सरोवर का आदिवासी क्षेत्र में वो गुजरात में हुआ है। आज आदिवासी लोगों को हमने 18 लाख आदिवासी युवाओं को हमने ट्रेनिंग दी है कौशल्य वर्धन योजना के जरिए और उनको काम दिलाया है। और आदिवासी क्षेत्र में यूनिवर्सिटियां खोली है, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी और बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी खोली है, साइंस कॉलेज, साइंस स्कूल। आज सभी जिले में सभी जगह बड़े बड़े जो कस्बे हैं उसमें हमने स्कूल खोले हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम सबसे ज्यादा बहुमती से जीतने वाले हैं, क्योंकि आदिवासी खुद कहते हैं कि हमें अब आराम से यहाँ काम करने को मिलता है, हमें बाहर नहीं जाने पड़ता और पूरा समय बिजली। देखो भैया, आप प्रखर जी, मैं आपको कहती हूँ कि बिजली हमारे यहाँ कभी जाती नहीं। अगर 1 सेकंड भी बिजली गई तो न्यूज़पेपर ने समाचार आते हैं। इतना बिजली का अच्छा काम हमने किया है। और दूसरा, हमने दुख इस बात का हुआ है कि राहुल जी आए, सबको छुट्टी है आने की, आए अपना प्रचार करे, परंतु ऐसी व्यक्ति के साथ ना आए जो गुजरात की जनता उसे देखकर खींच जाए। जो मेघा पाटकर जी के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं तो गुजरात के दिल में बहुत दुख होता है सभी लोगों को कि जो बरसों तक हमें प्यासे रखे, पानी भी ना रखे, ऐसी कांग्रेस और उनका विरोध करने वाले लोगों के साथ मिलकर गुजरात में आते हैं तो क्या हमारी मजाक नहीं है? और इसलिए मैं कहती हूं कि हम तो जो कहते हैं करते हैं। 1 जनवरी 2024 को हम राम मंदिर के दरवाजे खुले रख देंगे, जो हमने किया था हमारे गुजरात में। दूसरा भी मैं आपसे कहूं कि कॉमन सिविल कोड के लिए हमारी गुजरात की सरकार कटिबद्ध है। हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी है भूपेंद्र भाई ने कहा है कि गुजरात में हम कॉमन सिविल कोड जरूर लाएंगे और जो कुछ प्रवासन क्षेत्र है उनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। इसलिए रोजगारी की कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर बनाने की कंपनियां ही हमारे यहाँ आ रही है। दूसरा, दाहोद में लोकोमोटिव इंजन बनाने के लिए ट्रेन के वो भी कंपनियां हमने खोली है। अब कैसे आप कोई कह सकता है कि रोजगारी नहीं है? ये रोजगारी है और सबके मुंह में हास्य है कि हम खुश हुए हैं मोदी जी के शासन में और ये 27 साल से आगे भी हम शासन करेंगे यहाँ। ये भावना जी, भावना जी जो आपने दावे किए हैं उन पर हम जरा निशान जी की भी प्रतिक्रिया ले लें। भावना जी कह रही हैं विकास के मुद्दे भावना जी ने गिनाए। भावना जी ने बताया अयोध्या मंदिर, भावना जी ने जिक्र छेड़ा कॉमन सिविल कोड का, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल करने में लगी हुई है। क्या जरूरत थी राहुल गांधी को मेधा पाटकर को अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में अपने साथ रखने की? क्या जरूरत थी मधुसूदन मिस्त्री को औकात वाला बयान देने की? जबकि इतिहास गवाह है गुजरात का कि जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए हैं उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। ये लगातार हम 2002 से 2017 तक हम देखते आए। फिर ऐसा क्या जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस ऐसे सेल्फ गोल कर देती है? प्रखर जी, अगर हमें राष्ट्रीय मुद्दों पे ही चर्चा करनी है तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी के 8 साल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड का। प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, अमित शाह जी ने, उनके मंत्रियों ने क्या क्या गालियां दी है, कैसा कैसा स्टेटमेंट दिया है, वो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो गाली का जवाब गाली तो नहीं हो सकता ना निशान जी, गाली का जवाब गाली तो नहीं हो सकता ना। लेकिन गुजरात के मुद्दे कहां पे? गुजरात में 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए, उसके बारे में भावना जी बताते हैं क्या? गुजरात में कितनी नई सरकारी स्कूल बनाई इन्होंने 27 साल में, इनके पास रिकॉर्ड है क्या? गुजरात में कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाई, सरकारी यूनिवर्सिटी? अगर कुछ किया नहीं है तो 27 साल से सत्ता में कैसे है बीजेपी? नहीं, हम ये नहीं निशान जी, जब आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है तो 27 साल से एक पार्टी सत्ता में कैसे है? नहीं,
नहीं प्रखर जी, हम ये नहीं बोल रहे कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम ये बोल रहे हैं, चलिए मान रहे हैं बीजेपी ने कांग्रेस कुछ किया है, आप मान रहे हैं कांग्रेस- बीजेपी ने कुछ किया है। मेरी बात सुनिए, कुछ होना, रोड रास्ते बनाना, ये क्या विकास, ये रियल विकास है? वो तो दुनिया की कोई भी सरकार आएगी वो बनाती रहती है। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन आपने, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 महीने में गुजरात में आके जो लोकार्पण किए, वो सारे के सारे प्राइवेट लोकार्पण किए। क्यों एक भी गवर्नमेंट सेक्टर का लोकार्पण नहीं हुआ? निशान क्योंकि जी, एक भी मेरा GIDC सवाल का ये है, लोकार्पण नहीं निशान हुआ। जी मेरा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को, मेधा पाटकर को, गुजरात के एक खास इलाके में जहां पानी की समस्या थी, वहां पर एक मैं कह सकता हूं कि उनको एक विकास विरोधी चेहरा उनका माना जाता था, ऐसे शख्स के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर को शामिल करने की क्या जरूरत थी? क्या यह सेल्फ गोल नहीं था? प्रखर जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भारत के तमाम वर्ग लोगों को जोड़ने की यात्रा है। पहले ही आपने देखा योगेंद्र यादव जी, वही योगेंद्र यादव जी जब अन्ना आंदोलन के समय कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में खड़े थे और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, वो सबसे पहले दिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ देखे गए थे। यही मेघा पाटकर जी के ऊपर सबसे पहली गुजरात की कांग्रेस सरकार, चिमनभाई पटेल ने उनके ऊपर केस दाखिल किया था, जब चिमनभाई पटेल ने सरदार पटेल सरोवर योजना की शुरुआत की थी, नर्मदा योजना की शुरुआती करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और ये मेघा तो आज ऐसी क्या जरूरत आ गई कि जिन पर आपने केस किया था, जिनको आप गुजरात का विकास विरोधी मानते थे, आज उनको अपने साथ अपनी यात्रा में जोड़ने लगे? अगर कोई इंसान आपकी यात्रा में आके खड़ा मेधा रहता पाटकर है, के स्टैंड में तो अभी प्रखर तक जी, आप क्या बदलाव करोगे? नहीं आप आया मना है। करोगे? मेधा पाटकर के चिमन भाई पटेल ने केस किया था, तब से लेकर अब तक मेधा पाटकर का वही स्टैंड है। अगर मेघा पाटकर ने बहुत बड़ा कांड किया है तो गुजरात सरकार उसको जेल में डाले ना। 27 साल से आपका शासन है, आपने हर क्यों चीज मेघा जेल में पाटकर डालने को से, नहीं डाला जेल में डाल, क्यों कांग्रेस के कानून अपने ऊपर हिसाब से चलेगा ना, आरोप किसी के लगाने की कहने से कोशिश किसी को करते जेल में हैं? थोड़ा डाल दिया कांग्रेस जाएगा। को criticize बात क्यों हो रही है करते हैं? किसकी कांग्रेस छवि को कैसी है? क्यों मेधा पसंद है? पाटकर की छवि की बात हो रही है कि लोगों के मन में की क्या छवि है गुजरात के लोगों के मन में। खैर ये देखिए प्रखर जी, मेघा पाटकर की जो भी छवि हो, उसकी वजह से गुजरात के 20 से 24 साल के जो युवा, 12.9% युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी मिल जाएगी क्या? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नाबूद हो जाएगी क्या? मेघा पाटकर भारत जोड़ो यात्रा में जाए ना जाए क्या? फिक्स पगार की सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगी क्या? यहाँ पे जो 27 लोग आंदोलन के मार्ग पे, वो आंदोलन खत्म हो जाएंगे क्या? क्या किसानों को उनके बीमा योजना के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे? किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये डाइवर्ट करने निशान की जी, हमारे कोशिश हो साथ रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दो पत्रकार साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा केतन त्रिवेदी जी से, जो गुजरात की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। केतन जी, अभी तक का जो हमने चुनाव प्रचार देखा है, हमने देखा बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस उतना बज़ क्रिएट नहीं कर पा रही है गुजरात में। अब जब 6 दिन बचे हैं मतदान में, पहले दौर के मतदान में, और प्रचार के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो ऐसे में जो प्रचार युद्ध हुआ है, जो अब तक जिस मुकाम पर है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी प्रखर जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव हमने देखे हैं 2002 हो, 2007 हो, असेंबली चुनाव की बात करें, 2012 हो या 17 हो, सभी में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भावनात्मक मुद्दा कहीं ना कहीं केंद्रवर्ती था। एक सेंट्रल नैरेटिव हर एक इलेक्शन में हमें देखा गया। ये पहला ऐसा चुनाव मैं देख रहा हूं जहां कहीं ना कहीं कोई एक सेंट्रल नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद दिलाता है। ऐसा सेंट्रल नैरेटिव अभी तक बन नहीं पाया है। लास्ट चुनाव में पाटीदार अनामत आंदोलन था और उसके इर्द गिर्द दूसरे चरण में मणिशंकर अय्यर ने जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ के बारे में जो बयान दिया, ऐसे कोई भावनात्मक मुद्दे अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले हैं या तो कांग्रेस को नहीं मिले हैं। जहां तक तीनों पार्टी के कैंपेन का सवाल है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जब से इस चुनाव में एंट्री हुई और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री वाइब्स की बातें की है, फ्री बिजली, पानी, रोजगार और दिल्ली एजुकेशन मॉडल की, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों की जगह पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो भी उम्मीदवार को हमने अभी तक ग्राउंड में देखा है चुनाव प्रचार करते हुए, तो ये सब मुद्दे पहली बार उभर कर सामने आ रहे हैं। आपकी बात सही है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार है वो दिख नहीं रहा है,
लेकिन उसके जवाब में ये कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस के लीडरशिप इसका जवाब देती है, वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी रणनीति है उसमें काफी बदलाव किया है और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिग पब्लिक मीटिंग्स, उनके जो उम्मीदवार है वो अपने बलबूते पे गांव गांव में ग्रुप मीटिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतन जी, अब एक उनकी ये रणनीति- केतन जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यहाँ पे हम एक पीएम मोदी के एक पुराने बयान का हमें यहाँ पे जिक्र करना चाहिए, जो उन्होंने 10 अक्टूबर को आणंद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा था कांग्रेस से, और ये कहा था कि कांग्रेस साइलेंट प्रचार कर रही है, कांग्रेस गांव गांव जाकर प्रचार कर रही है। पिछले चुनाव के हमने नतीजों में भी देखा था कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काफी हद तक मजबूत नजर आई थी। तो क्या ये अब जब चुनाव करीब आ रहा है, तो क्या ये सही में कांग्रेस कहीं साइलेंट प्रचार करती दिख रही है या ऐसा कुछ नहीं? नहीं जी, जब नरेंद्र भाई ने स्टेटमेंट दिया था केतन जी से कांग्रेस के जो विधायक है, देखिए कांग्रेस में दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उनके पास एक कोई सेंट्रल डिसाइसिव लीडरशिप नहीं है, और ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसकी अपील पे और जिसके बलबूते पे पूरी पार्टी एक नैरेटिव बनाए और पार्टी को एक कैंपेन को एक दिशा मिले। अभी तक जो कांग्रेस के हालात है गुजरात के, उसमें ऐसा है कि जिस क्षेत्र में जो उम्मीदवार है वो व्यक्तिगत रूप से कितना पावरफुल है और उसकी अपने मत क्षेत्र में कितनी पकड़ है, उन पर काफी हद तक पार्टी निर्भर करती है। और वही रीजन है कि कांग्रेस ने इस बार ये रणनीति बनाई है कि कोई बड़े नेता आएंगे, कोई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा इस बार सावधानी बरत रही है कि कोई ना कोई लीडर आएगा और या तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या तो कि भारतीय जनता पार्टी के, या तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई बयान देगा, तो हाँ, फिर जैसा पहला होते कांग्रेस रहा है। डिफेंस में आ जाए। हाँ, तो जो 2017 में भी काफी हद तक उन्होंने ये कोशिश की थी, थोड़े कामयाब भी हुए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस अभी तक तो मतलब एक डिफेंसिव प्ले कर रही है। तो नरेंद्र भाई ने जो बयान दिया था वो मेरे मानने से गलत नहीं था। कांग्रेस जा रही है, अब वो कितनी सफल हो पाएगी, कितनी विफल हो पाएगी, वो तो हमें 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। शेखर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हर चुनाव, हिमाचल चुनाव में भी हमने देखा था प्रचार के दौरान, और अब हम गुजरात चुनाव में भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का हल्ला बहुत मचता है। तो सही में गुजरात के जो धरातल है, जो चुनावी रणभूमि है, उसमें आम आदमी पार्टी सिर्फ माहौल बना रही है, या सही में उसकी नंबर 2 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई टक्कर दिख रही है? प्रखर जी, आज अभी भी आपने दिखाया अरविंद केजरीवाल जी के एक स्टेटमेंट कि कांग्रेस डिपॉजिट हार जाएगी, बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में उनका गोल वही है कि जो स्पेस कांग्रेस आज है, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा 35 से 40% वोट है, वो कभी गया नहीं वो वोट, तो उनको लगता है कि इस चुनाव में केवल आम आदमी पार्टी को अपना नंबर बनाना है, क्योंकि पिछले चुनाव में सब जगह वो डिपॉजिट हारे थे। तो आज इसलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सब डिपॉजिट हारेगी। इसका मतलब वो कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करे एज मेन ऑपोजिशन पार्टी, ताकि एक साल में जब लोकसभा चुनाव होगा, एक प्रकार से फाइटिंग फोर्स आम आदमी पार्टी बन जाएगी कांग्रेस के जगह। ये उनका टारगेट है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटायर गुजरात के लिए एकमात्र ऐसा लीडर है जिनका प्रभाव हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर क्षेत्र में, वो उत्तर गुजरात हो, नॉर्थ गुजरात हो, मतलब दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, कहीं भी हो, एकमात्र, उसमें कोई ये नहीं है। दूसरी बात देखिए, इस चुनाव में मैं जो देख रहा हूं, एक तरफ एक प्रो इनकम्पेंसी है मोदी जी के लिए। आज भी गुजरात की जनता उनको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत लोकप्रिय है वहां पे। मोदी जी का लोकप्रियता कभी कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो बीजेपी के मंत्री थे, जो बीजेपी के एमएलए थे, उनके प्रति एक एंटी इनकम्पेंसी है। तो सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो कैंपेन, उनकी जो अपील है, वो अपील क्या है कि इस बार केवल एक बहुमत लेके फिर सत्ता पे 7वीं बार आने का वो बात नहीं है, प्रचंड बहुमत लेकर रिकॉर्ड तोड़ना है। तो रिकॉर्ड तोड़ने की बात प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ठीक है, भूपेंद्र जी को आप ऐसा वोट दीजिए, ऐसा मैंडेट दीजिए ताकि बीजेपी का रिकॉर्ड, मतलब अपना रिकॉर्ड भी मतलब तोड़ के और ज्यादा मिले। तो इसीलिए जो लक्ष्य है सामने,
अगर आप देखेंगे बीजेपी का लक्ष्य अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है। लेकिन सवाल इस चुनाव में मुझे जो लग रहा है, देखिए कांग्रेस इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ सकती थी, क्योंकि हमने देखा 2017 में उनकी कैंपेन इतनी अग्रेसिव रही, राहुल गांधी हर क्षेत्र गए थे, काफी मीटिंग्स एड्रेस किए थे, जिसकी वजह से बीजेपी के नंबर 100 से नीचे आ गया था। क्या बात है कि इस चुनाव में राहुल जी का भी बड़ा गेस्ट अपीयरेंस हो रहा है, अब कहा जा रहा है भाई साइलेंट कैंपेन हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं इसका असर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कमजोर पार्टी नजर आ रही है। मुद्दे हो सकते हैं उनके पक्ष में, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रखते थे, लेकिन उसको ठीक तरह से लोग के सामने पेश करना और लोगों को उन मुद्दों पर आकर्षित करके अपने बात रखने की मुझे नहीं लगता कि बड़ी कोशिश हुई है। और राहुल गांधी जी इस समय भारत जोड़ो यात्रा करके क्या कांग्रेस को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो ऊर्जा क्यों नहीं मिला, वो क्यों डाइवर्ट हुआ यात्रा पे, ये बड़ा सवाल है। जी केतन जी। भावना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी अब हमने बात की त्रिकोणीय संघर्ष की, केतन जी ने बताया, शेखर जी ने बताया, आप बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात में एक बड़ा नाम है, सांसद रही हैं, मेयर रही हैं, तो जाहिर तौर पर आपका ये दावा होगा कि जो चुनाव है वो बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी का मुकाबला किससे है, कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? देखो, गुजरात में कोई तीसरी पार्टी कभी सफल हुई नहीं है, और हमने एक तो कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये तो करना ही है। वो जो तीसरी पार्टी है, चाहे वो जो भी कहे, वो यहाँ पर किसी को वोट देने के लिए योग्य नहीं लगती है। दूसरा, मोदी जी आज जो यहाँ पर आते हैं, तो इसका कारण ये है कि गुजरात की जनता मोदी जी में अपनापन देखती है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा, पर उनके दिल में इतना भाव है मोदी जी के लिए। अभी एक शब्द का प्रयोग किया गया, प्रो इनकम्बेंसी, तो मोदी जी के लिए प्रो इनकम्बेंसी है। वो आते हैं तो लगता है कि अरे आए नरेंद्र भाई, चलो चुनाव है, हमने देखा, ऐसा एक भाव है। और दूसरा, मैं आपसे एक बात बताऊं कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कभी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो विकास का नींव है, विकास की नींव है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर नहीं बनेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? तो मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस की मानसिकता का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं कि एक बार जब चर्चा हुई थी हमारे स्थल के, सेना स्थल के जो थे, वो उन्होंने जाकर एंटनी से मिले, एंटनी जी से, जो रक्षा मंत्री थे। मैं यूपीए गवर्नमेंट की बात करती हूं, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारे ईशान पूर्व और सब में अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बनाने की जरूरत है। तो उस समय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये सुनने योग्य है कि अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइना जल्दी से हमारे अंदर आ जाएगा भारत में। अरे भाई, 1962 में तेजपुर तक, असम के तेजपुर तक चाइना आ गया था, बंकर बनाए थे। तो आप ऐसे मूर्ख बना कहने की बात छोड़ो। और इसलिए ये जो भाई साहब कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी नहीं, अरे आपके समय में 30-40 यूनिवर्सिटी थी, आज 103 यूनिवर्सिटी हमारे गुजरात में। वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट है, गलत बात मत कीजिए, वो प्राइवेट है। ग्रांटेड भी है भैया। I challenge you on DD News. आंकड़े लेकर आना, आप आंकड़े लेकर आना, बाद में चैलेंज करना, बाकी चिल्लाना मत। आपने गुजरात में 11 से ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। आपने गुजरात में 11 से ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। 109 यूनिवर्सिटी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए, यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए, अभी बोलिए। दूरदर्शन एक प्रतिष्ठित चैनल है, पूरा देश देख रहा है आपके झूठ को, पूरा देश देख रहा है। नाम बोलिए, मेरा समय क्यों ले रहे हो? यूनिवर्सिटी का नाम बोलिए, फोटो दिखाइए मुझे यूनिवर्सिटी का, मुझे वेबसाइट बोलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी, वेबसाइट बताइए। गुजरात सरकार की वेबसाइट ओपन करके बताइए मुझे। मैं प्रखर भाई को आवेदन करता हूँ, प्रखर भाई, आप गुजरात सरकार की, गुजरात की है, गलत बात है, ये झूठ है,
ये झूठ है। आप मैं चैलेंज आरटीआई करता हूं आपको। करके आप मैं आरटीआई चैलेंज करके करता हूं माहिती ले आपको। लीजिए। आप नाम और बताइए, इसमें आप वेबसाइट बताइए सबसे गुजरात ज्यादा सरकार निशांत जी, शिक्षण निशांत जी, हमारे यहाँ निशांत है। जी, भावना जी, निशांत जी, प्रखर जी ये झूठ नहीं, है। निशांत जी को 11 से गुस्सा निशांत जी, ज्यादा निशांत जी एक सरकारी बात आ रहा सुनिए, है निशांत जी एक बात को कि समझने की आज- कोशिश आज कीजिए। ये प्राइवेट प्रचंड- यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। निशांत जी एक बात को समझने की नहीं, कोशिश कीजिए आप कि अगर एक सांसद प्राइवेट रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको की, शर्म नहीं निशांत आती जी, इतना निशांत जी झूठ 2 मिनट बोलने मेरी में? बात DD न्यूज़ 2 मिनट में मेरी बात आप सुनिए। सांसद रह चुके निशांत जी हो। शांत हो जाइए, गुजरात शांत हो के जाइए सांसद निशांत रह जी, चुके हो। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आपको पता प्राइवेट नहीं है यूनिवर्सिटी कितनी भी किसी गवर्नमेंट राज्य में यूनिवर्सिटी आती है। हैं और 100 से ऊपर आती हैं तो ये भी एक विकास की कहानी तो कहता है ना। ये विकास सरकार है, सुविधाएं प्रखर भाई, उपलब्ध ये करवा विकास रही है है ना, क्या? सरकार प्रखर जमीन दे भाई, रही ये- है ना, सरकार ग्रांट दे रही है ना, तभी तो लगा रहे हैं। प्रखर भाई, एक प्राइवेट रुपए की ग्रांट नहीं यूनिवर्सिटी दे हो रही जाने है। से ये तो नहीं कहा मैं जा सकता ना गुजरात का विकास नहीं हुआ। और अगर विकास हुआ ही नहीं है तो 27 साल से नहीं, कैसे नहीं, सत्ता में है? और आज भी सारे नहीं, सर्वे नहीं। ये क्यों दिखा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मोदी के खिलाफ या गुजरात सरकार के खिलाफ? 27 साल का रिकॉर्ड चेक कर इसलिए लीजिए मैं- आप। मैं 2002 से कहती हूँ, 27 साल का रिकॉर्ड यही है कि बीजेपी बार 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 जीत रही है। ये है 27 साल का रिकॉर्ड। 77 सीट पे 2017 में आए थे। आप तभी मोदी जी 27 ने से यहाँ पे बहुत मुंह सफाई छुपाकर की। हुआ तो क्या? 77 चुनाव नहीं लड़ क्यों आई? सकते हैं। क्यों जो 99 दो हमारे पे विशेषज्ञ हैं, जो 2 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ देखिए, बैठे हैं, 2 तानाशाह पत्रकार का बैठे हैं, अंत slowly दोनों यही slowly बात होता है। कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में सुनिए, कांग्रेस को जिस तरह से प्रखर जी, मैदान में प्रखर उतरना जी, चाहिए मैं- था वो नहीं उतरी है। मुद्दे नहीं। मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच रहे प्रखर जी, हैं। प्रखर जी सवाल, मेरी एक प्रखर बात जी सुनिए। सवाल, एक सेकंड। प्रखर प्रखर जी जी, सवाल राहुल कांग्रेस जी को ही क्यों क्यों पूछा नहीं जाता आते? है? राहुल जी गुजरात को में आना 27 चाहिए। साल से और बीजेपी जब की आए सरकार थे, है, तब एक उनको वाक्य सवाल क्यों बोलते नहीं किया थे। जाता? आप मानते हो अरे प्रखर साहब, जी के प्राइवेट सवाल यूनिवर्सिटी को विकास माना निशांत जाता जी है सवाल क्या? इसलिए नहीं किया जा प्राइवेट सकता यूनिवर्सिटी को और विकास सवाल माना इसलिए जाता नहीं है किया क्या? जाता कि एक पार्टी नहीं, अगर प्राइवेट 27 साल तक यूनिवर्सिटी सत्ता में है और को लगातार विकास जीत रही है, माना अगर एक जाता चुनाव है। को छोड़कर हर यहाँ बार पे उसके चुनाव 1 में लाख रुपए पेरेंट्स माँ बाप यहाँ औसत पे से गरीब अच्छा हो प्रदर्शन चुके किया है उनका तो savings सवाल छूट विपक्ष गया से है। बनेगा प्राइवेट कि आपके अंदर क्या कमी है कि आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं या नहीं, एंटी नहीं, इनकम्बेंसी मैं फैक्टर उठा को रहा पैदा हूं, नहीं मैं कर उठा पा रहा रहे हूं हैं? मुद्दा। क्या वजह मैं है कि उठा आपके रहा बड़े हूं। नेता मुंह चुरा लेते हैं गुजरात जाने से? नहीं, उन्हें डर नहीं, लगता है नहीं, कि हम गुजरात गए और हमारे मुंह से कुछ निकला राजकारण तो हमें मुद्दों बूम का जाएगा, हो होना जाएगा चाहिए। इश्यू। प्रखर जी, राजकारण आपको मुद्दों अपनी का होना गलती को अपने चाहिए। गिरेबान में भी तो झाड़ने की जरूरत है प्रखर जी, मित्र। प्रखर जी, मैं राजकारण जनता की मुद्दों बात का कहना होना चाहिए। चाहती हूँ। प्रखर जी, जनता आपने की बोला बात कि सुनिए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है सुनिए। उसको विकास आप मान रहे हो? सुनिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी विकास जनता है की या बात सरकारी करती यूनिवर्सिटी हूँ। विकास है? पहले मोरबी में जो कांग्रेस के 135 जमाने लोग मर में गए हैं उनको निशांत जी, मुआवजा दिया आप लोगों ने। हाई कोर्ट ने अभी निशांत जी, बोला, निशांत जी, हाई कोर्ट ने निशांत जी, बोला, भावना जी कुछ हाई कहना चाह रही है, कोर्ट ने उनकी बोला बात कि भी 10 सुन लीजिए। लाख रुपए का मुआवजा भावना जी कुछ दीजिए। कहना चाह रही है, उनकी बात आपने सुनिए। गुजरात को जी बर्बाद भावना जी किया आप है। बोलिए, बात तो आप सुनिए। बोलिए, भावना जी आप बोलिए। हाँ जी, ये बोलते हैं ना कि ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। देखो, सरकार तो इसका संचालन में भागीदारी है ही। दूसरी बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटियां है और जो कुछ बना हुआ है उसमें बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर निकलते हैं। और कांग्रेस के, सुनिए भैया, हंसो मत, मैं आपकी हंसी ले लेती हूँ। कांग्रेस के अरे समय आपके पास में आंकड़ा ही 10 नहीं है। लाख आप सिर्फ झूठ 10 बोलने के लिए आए हो लाख दूरदर्शन पे। भरकर आपके पास अन्य कोई स्टेट आंकड़ा में नहीं है। हमारे आपके विद्यार्थी पास कोई प्लीज आंकड़ा आप नहीं चुप है। रहिए। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए आए हो। मैं गुजरात के आपको युवाओं को सच बर्बाद करने की बात कर रहे हो आप लोग। गुजरात के युवाओं को बर्बाद कर दिया आपने। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, फिक्स पगार सिस्टम, क्या क्या किया आपने गुजरात के युवाओं के साथ? आज गुजरात का युवा से दूर हो रहा है। क्या पढ़ने जाते थे आप बात कर रहे हो? प्राइवेट यूनिवर्सिटी को विकास गिनाते हो। नेशनल चैनल में आके, नेशनल चैनल में आके प्राइवेट यूनिवर्सिटी को विकास, नाम बोलिए आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? आप झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने की बात मत कीजिए। गुजरात के स्टूडेंट्स को यूक्रेन जाना पड़ता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। क्यों गुजरात के बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ा था एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए? क्यों गुजरात के बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ा? गुजरात के थे कि नहीं? गुजरात के थे कि नहीं? हाँ या ना? गुजरात के थे कि नहीं? गुजरात के थे कि नहीं? निशांत जी, गुजरात के निशांत जी, भावना जी, निशांत जी, भावना जी, गए थे कि नहीं गए नहीं, थे? ये सुनना ही नहीं चाहते जनता का देखिए भी निशांत नहीं जी, सुनते निशांत जी, और आप मेरे जिस भी तरह कोई के नहीं मुद्दे उठा सुनेगा। रहे हैं, जनता यूक्रेन की का पढ़ाई का निशांत जी मुद्दा आपने कांग्रेस उठाया नहीं तो सुनती। 1980 के दशक से पूरे भारत से हर राज्य से बच्चे पढ़ने एमबीबीएस करने वहां पे जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो फिर इस तरह मॉडल के- किस बात इस का तरह प्रखर के, जी? तो मॉडल किस बात का? तर्कों से किस बात का बहस मॉडल को हम आगे किस नहीं बात बढ़ा का सकते। मॉडल? आप एक मिनट रुक जाइए, केतन जी से मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हम बहस को एक नई दिशा में ले जाएं। केतन जी गुजरात को बहुत अच्छे से समझते हैं। भावना जी ने एक बात उठाई थी, भावना जी ने कहा था कि गुजरात में त्रिकोणीय संघर्ष की जगह नहीं बनती है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में उन्होंने ये बात की। केतन
रतन जी, इतिहास भी गवाह है। चिमन भाई पटेल ने भी गुजरात में अपनी पार्टी बनाई थी, केशु भाई पटेल ने भी बनाई थी, शंकर सिंह वाघेला ने भी इस तरह की कोशिश की थी, और ये इतिहास गवाह है कि गुजरात में कभी भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को नहीं मिला है। क्या इन चुनावों में इतिहास बदलेगा?
या गुजरात अपने पुरानी इतिहास को दोहराएगा और दो पार्टी व्यवस्था में ही गुजरात की राजनीति चलती रहेगी? प्रखर जी, नतीजों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इतिहास दोहराया गया नहीं, लेकिन गुजरात में आखिरी जो त्रिकोणी जंग हमें देखने को मिला था वो 1919 में देखने को मिला था, जब चिमनभाई की अगुवाई में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी केशुभाई की अगुवाई में और माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस लड़ी थी और कांग्रेस की बुरी हालत हुई थी और 33 सीट पे आ गई थी और केशुभाई और चिमनभाई पटेल ने एक संयुक्त सरकार बनाई थी। तब से लेके आज तक गुजरात में जो पॉलिटिकल फाइट हुई है हर चुनाव में, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रही है। शंकर सिंह वाघेला ने जो पार्टी बनाई वो बीजेपी में से ही अलग हुए थे। 1998 में उसकी पार्टी ने विधानसभा जंग में चुनाव लड़ा था और सिर्फ 4 बैठक पे अटक गए थे। बाद में पार्टी का भी विसर्जन हो गया। 2012 में केशुभाई पटेल ने, जो भी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। तो गुजरात का राजनीतिक जो इतिहास है, राजकीय इतिहास, वो तो यही बताता है कि यहाँ कभी भी किसी भी तीसरी पार्टी को सफलता नहीं मिली है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई, शेखर जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। आम आदमी पार्टी की पहली कोशिश ये है कि हर हाल में उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए 6% वोट की जरूरत है। तो उनका सबसे पहला टारगेट ये है कि 6% वोट लेके उसको राष्ट्रीय पार्टी का एक दर्जा मिले। और दूसरा, वो पहली चैलेंज कर रहे कांग्रेस को कि कांग्रेस के नजदीक भी उनकी सीटें आती है तो शायद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो बेहतर कर पाएगी। और जिस तरह हमने पंजाब में देखा है कि इससे पहले के चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई और फिर बाद में सत्ता में आई, उसी तरह से यदि वो यहाँ विपक्ष की पोजीशन पे या तो उनसे कहीं नजदीक आने में सफल होती है तो 2027 में वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर सकती है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि आम आदमी पार्टी ज्यादा डेंट कांग्रेस को करेगी वो तय है, लेकिन कितना कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कितना डैमेज करेगी वो देखना है। केतन जी, हम थोड़ा चलते हैं शेखर अय्यर जी के पास। और शेखर अय्यर जी से मेरा सवाल ये है कि जो बहुत से लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं और इस पर हमने निशान जी से भी चर्चा की कि हिमाचल चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं आए। गुजरात चुनाव में जब दबाव बना, लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्होंने एक गेस्ट एंट्री दी, 2 सभाएं की और चले गए। तो ये राहुल गांधी के मन में या कांग्रेस नेतृत्व के मन में चल क्या रही है? उनकी क्या रणनीति है कि गुजरात चुनाव को उनका जो नेतृत्व है वो इतना हल्के में ले रहा है? क्या वजह आप इसकी देखते हैं शेखर जी? देखिए, हमें जो सुनने को मिल रहा है कि राहुल जी के आसपास के लोग कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए है। तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का टेस्ट होता है इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शंस को इंपॉर्टेंस ना देकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ये उम्मीद कर कि अगर पहले नैरेटिव करेंगे उसके बाद चुनाव, फिर उसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा, मुझे लगता है कि इतना लग्जरी, मतलब इतना समय किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। बेहतर होता अगर गुजरात और हिमाचल दोनों को राहुल गांधी बड़े सीरियसली लेकर और यही यात्रा करते, यहां रैलियां करते जैसे पहले गुजरात में किए थे 2017 में। हो सकता है कि कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सके, लेकिन जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, गुजरात के जो लोग हैं उनकी जो अप्रोच है लाइफ में, देखिए ज्यादा प्रभाव नहीं होते फ्री बीज से। इसीलिए तो मैं नहीं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ा वेव होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के जनता चाहते हैं कि भाई पॉलिसी की सरकार ऐसे पॉलिसीज बनाए जैसे उनको मदद हो, उनकी कारोबार चले, उनकी ट्रेड चले, उनकी बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो उनके देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां के ट्रेड के अप्रोच को देखते हैं, उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो अप्रोच है आत्मनिर्भर भारत का, जो भी चीजें हैं जो ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप कर रहे, वो बिल्कुल जो गुजरात जनता के जो इच्छा है, अपेक्षा है, उससे मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रति जहां जाते जिस तरह भीड़ सामने आती है, इससे बड़ा स्पष्ट है। देखिए, बीजेपी को ही
जीत कर वापस आना है। केवल सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छी फिगर कांग्रेस लाई थी 1985 में जब माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री थे, उनका एक काम का एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूला की वजह से 182 से 149 मिला था कांग्रेस को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कम से कम बीजेपी, अगर बीजेपी के लिए इतनी अच्छी स्थिति है और खुद वो प्राइम मिनिस्टर होके जो प्रभाव है बीजेपी का प्रभाव, तो बीजेपी को भी रिकॉर्ड तोड़ना है। तो केवल एक मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही है, प्रचंड मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि सवाल यही होगा, जब नतीजा आएगा ये पूछा जाएगा क्या बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ पाई जो कांग्रेस की रिकॉर्ड, वही बात आएगी। निशान जी, इस गुजरात चुनाव में मेरा सवाल आपसे, निशान जी, गुजरात चुनाव में एक चौथा कैरेक्टर भी की भी एंट्री हो चुकी है और वो है ओवैसी। और ओवैसी जो है वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम समाज जो है उसकी अनदेखी कर रही है। जबकि आपके जो नेता हैं चंदन ठाकुर, जो आपके उम्मीदवार हैं, वो ये दावा करते हैं कि इस देश को और इस कांग्रेस पार्टी को मुसलमान ही बचा सकते हैं। वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं टिकटों का वितरण तो आप सिर्फ 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। अगर 10% मुस्लिम वोटर आपके राज्य में हैं तो कम से कम 18 सीटें तो 182 में से 18 उम्मीदवार तो मुस्लिम उतारती कांग्रेस। देखिए, आपका सवाल बहुत सचोट है प्रखर जी। कांग्रेस ये भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 बिन सांप्रदायिक पार्टी है। गुजरात में इस बार जो हमने टिकटों का आवंटन किया है वो सबसे पहले हमने एजुकेशन और जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिन्होंने प्रजालक्षी काम किए हो, उस पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है। आज के ही न्यूज़पेपर का मैं आपको, ये लीडिंग न्यूज़पेपर है गुजरात का, जिसमें ये गुजराती में है लेकिन इसमें ऐसा लिखा है, कट्टर ईमानदार बोलने वाली आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 182 में से सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को उतारा है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी, ये भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम है और एक सी टीम है। एक मिनट रुक जाइए, ये आंकड़ा मेरे एक मिनट ये आंकड़ा आप भी अपनी तरफ का भी आंकड़ा सुन लीजिए। जो 89 कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनमें से 31 उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है। जब आप आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी की भी बात, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल 89 में से 31 उम्मीदवारों के जो आपराधिक रिकॉर्ड है कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। आप जरा जवाब सुन लीजिएगा। आपने जो सवाल किया है कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा, घनिष्ठ कार्यकर्ता, जिसके ऊपर 7 साल के ऊपर की जेल वाली कलमें, आईपीसी की सीरियस एक्ट ना लगी हो आंदोलन करते करते। मेरे खुद के ऊपर है। ऐसे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता 27 साल में भारतीय जनता पार्टी के सामने जब लड़ने निकलते हैं तो राजकीय एजेंडा बनाकर आरोप तो आरोप है ना, आपराधिक मामला तो आपराधिक मामला। फिर ये बात तो बीजेपी के आपराधिक उम्मीदवारों पर और आम आदमी पार्टी के आपराधिक उम्मीदवारों पर भी लागू होती है। वो भी किसी ना किसी राजनीतिक आंदोलन में केस लगा होगा। मुझे सवाल का जवाब दे देनी दीजिए। आपने बोला कि इतने लोगों के ऊपर, कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऊपर केस है, लेकिन आपने केस की कैटेगरी नहीं बताई। मैं, आप लिख लीजिए, आज का टाइम है। आप भी जिन पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं उनकी भी आप भी कैटेगरी बताइए कि उन पे किस मामले आपराधिक मामले। प्रखर जी, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला, ये अलग विषय है। वो अलग विषय है, खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा वो अलग विषय है। मैं बताता हूं, मैं हकीकत बताता हूं आपको। अभी 2021 में जिला निशान जी, हकीकत तो ये भी है कि कल हमने एक सीसीटीवी फुटेज देखा, पूरे गुजरात में वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। एक कार से सूरत में 75 लाख रुपए बरामद हुए और एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भागते हुए दिखाई दिए। तो ये सब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसलिए जब दूसरों पर आरोप लगाएं आपराधिक मामलों के, तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। मैं तो प्रखर जी प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं ना। जो अभी जेल में, दिल्ली की जेल में जो हो रहा है, आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर, वो पूरा गुजरात और पूरा भारत देख रहा है ना। ये केजरीवाल बोलते थे हम गरीब है तो 10 करोड़ के रिनोवेटेड बंगलों में से निकल के 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठते और 50 लाख का चार्टर प्लेन लेके आते गुजरात में और बोलते अपने आपको आम आदमी पार्टी। यही आम आदमी पार्टी का 2021 में सारे जिला पंचायत चुनाव में सिर्फ 2% वोट शेयर आया था। ये सनातन सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, 2% वोट शेयर, और वो गुजरात के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को यहाँ पे डिक्लेयर करते। शर्म नहीं आती क्या आम आदमी पार्टी को? आप कांग्रेस को सवाल करते हैं, हमारा तो यहाँ पे 41.4% वोट शेयर है प्रखर जी। सिर्फ 7 से 8% का जो डिफरेंस आया था, आप भी उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं। कागज में पर्ची लिख देने वाला जो केजरीवाल का जो फॉर्मूला है कि एक कागज लिया उसमें लिख दिया कि किसको कितने वोट मिलेंगे और कांग्रेस को इतने मिलेंगे। आप भी उसी राजनीतिक वही तरीका केजरीवाल का अपना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल मुस्लिम
मुद्दे को लेकर था कि आप जो मुसलमानों की अनदेखी करते हैं, जो ओवैसी ने आरोप लगाया है। ओवैसी का एक आरोप और है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो कोई भी बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठा रही है। क्या आप ये समझते हैं कांग्रेस के लोग, या वो डरते हैं कि बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया तो पूरा चुनाव जो वैसे भी हाथ से जाता दिख रहा है, ये पूरी तरह ही हाथ से चला जाएगा? क्या आप डरते हैं मुद्दा उठाने में बिल्किस बानो का? 140 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने ये देश को आजादी दी, जिसने ये आजादी का क्रेडिट किसी एक पार्टी को दे देना, कांग्रेस आजादी के समय एक मंच था। ये है ना मोनोलॉग, ये कांग्रेस का 70 साल पुराना मोनोलॉग है, जिसमें 140 साल पुरानी और आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाने के लिए कांग्रेस एक मंचता पार्टी नहीं थी। आप सवाल का जवाब भी सुनेंगे या नहीं? आप गलत बात कहेंगे तो टोकूंगा ना। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, आप 140 साल पुरानी पार्टी ह्यूम गिराने लगते हैं। मेरा सवाल बिल्किस बानो से जुड़ा हुआ है, उस पर जाइए ना। 140 साल पुराने में कहां चले गए? अरे भाई साहब, जब 41.4% लोग कांग्रेस को यहाँ पे प्यार करते हैं और वोट देते हैं, तो फिर आप कांग्रेस को क्यों नफरत कर रहे हो? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। मेरा सीधा सवाल है कि आप बिल्किस बानो का मुद्दा उठाने से डरते क्यों हैं? कांग्रेस को, आपके नेता चंदन ठाकुर कहते हैं कि मुसलमान ही कांग्रेस को बचा सकते हैं। वो कहते हैं चंदन ठाकुर कि मुसलमान ही कांग्रेस को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। टिकट देने की बारी आती है तो 6 टिकट देते हैं। बिल्किस बानो का मुद्दा उठाने से डर जाते हैं, फिर बात करते हैं कि हम मुस्लिमों के समर्थक हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं। ऐसे कैसे चलेगा? प्रखर जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। हम कहीं पे भी चलिए आपने इस मंच पर राष्ट्रीय टेलीविजन पे मान लिया है कि बिल्किस बानो गुजरात चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो हमने मान लिया है, आपने मान लिया इस बात के लिए। गुजरात के हर एक नागरिक, कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी प्रोफेशन का हो, उनका मुद्दा बेरोजगारी, उनका मुद्दा महंगाई है। उनका मुद्दा है कि वो लोग, मिडिल क्लास लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, गरीब ज्यादा गरीब होने लगा है। गुजरात में यह मुद्दा है कि 2.5 लाख करोड़ का ड्रग्स क्यों पकड़ा जाता है, युवा बर्बाद ड्रग्स की तरफ क्यों जाने लगा है। गुजरात में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है, वडोदरा और भरूच में से। इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, क्यों ऐसा हुआ कि पूरे भारत देश में सिर्फ गुजरात में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां पकड़ी गई? क्या वो कोई धर्म देख के ड्रग्स का बिक्री होता है? कोई भी चमरबंदी बिग फिशेस आज पुलिस की गिरफ्त में से बाहर है। बिग फिशेस के ऊपर एक भी केस नहीं हुआ। ये मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। हमें कोई भी कम्युनल बातों करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर्वधर्म संभाव से हम चुनाव में जा रहे हैं। हर एक तबके के लोगों के साथ हमने बातचीत करके उनका विश्वास जीत के हम ये 125 सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको टाइम लिखना हो, डेट लिखना हो, आप लिख लीजिए। और आम आदमी पार्टी का, ओवैसी जी का एक भी खाता नहीं खुलने वाला है। एक शो में मैंने ओवैसी जी के प्रवक्ता को सवाल किया था कि गुजरात में टोटल बूथ कितने, लाइव डिबेट में उन्होंने जवाब नहीं दे पाए थे। जब उनको पता नहीं कि गुजरात में टोटल बूथ कितने और गुजरात में 14 सीटों पे चुनाव जीतने की बात करते हैं, ये ध्रुवीकरण का राजकारण गुजरात की जनता अब देखने नहीं वाली है। गुजरात की जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। गुजरात की जनता कांग्रेस के सारे वचनों के साथ जुड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है गुजरात की, वो खिसकती जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्भव गुजरात से हुआ था प्रखर जी, और यही भारतीय जनता पार्टी का एरोगेंस और इग्नोरेंस का अंत भी गुजरात की जनता लाने वाली है। ये तो 2017 में भी आपने कहा था, 2012 में भी आपने कहा था, वो तो हर साल दर साल जीतते जा रहे हैं। खैर भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आदिवासी इलाकों का मुद्दा उठाया था। आदिवासी इलाकों में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। इस बार लेकिन पार्टी का फोकस आदिवासी इलाकों में है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आदिवासी इलाकों में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी? भावना जी। बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से सुविधाएं हमने दी है, जैसे कि उसको रोजगारी के लिए, तो वहां की महिलाओं को हम पशुपालन की रोजगारी बहुत अच्छी तरह से दी है। दूसरा, हमने वहां पर जो युवा लोग है उनका कौशल्यवर्धन किया है और लोकोमोटिव इंजन जैसा दाहोद में एक बहुत बड़ा कारखाना शुरुआत भी कर ली है। दूसरा, प्रवासन का भी हमने बहुत अच्छी तरह से उठाया है वहां, और बहुत सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोली हुई है। बिजली का काम किया है, और सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में कई जिलों में पानी ऊपर आ नहीं सकता था क्योंकि जमीन का तल ऊंचा था। तो हमने 22 मलबे तक ऊंचाई पर पानी को लिफ्टिंग करके ऐसे
क्षेत्र में भी हमने पानी पहुंचाया है। और आदिवासी की महिलाओं को पढ़ने के लिए हमने कई वनवासी छात्रालय खोले हैं, सरकारी शालाएं खोली है, पौष्टिक आहार दे रहे हैं। और आप तो देखते हैं कि सहकारी क्षेत्र में हम दूध क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। तो इतना हमें विश्वास है कि आदिवासी क्षेत्र में हमारे सभी जो जनता है, हमारे जिले हैं सभी, उनमें से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ और भी कि अहंकार की बात तो हमें है ही नहीं। जैसे मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा कि औकात हम मोदी को बता देंगे, औकात हम भी देखना चाहते हैं, चुनाव के बाद देखेंगे। मुझे तो ये याद आया जी भावना जी, समय कम है, बाकी दो मेहमान भी हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं। हो गया था, आपको प्रखर जी याद होगा कि भावना जी आपने अपनी बात कह दी है, समय की बाध्यता है। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, केतन त्रिवेदी जी हैं, शेखर अय्यर हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो हमने इस पूरे चर्चा के दौरान जिस पे अभी तक हमने बात नहीं करी है, कि पाटीदार फैक्टर इन चुनावों में इस बार कितना बड़ा रोल निभाएगा। सबसे पहले केतन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी प्रखर जी, आपकी बात सही है। निश्चित तौर से इस बार भी पाटीदार फैक्टर एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि लास्ट 2017 का जो इलेक्शन है, जहां सौराष्ट्र कच्छ की जो 54 सीटें थी, उसमें कांग्रेस 30 सीट पर जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब था, मतलब सौराष्ट्र में, जिसको सरबर किया था दक्षिण गुजरात में। तो इस बार सबकी निगाहें उसी तरफ है कि पाटीदार अनामत आंदोलन अब पूरी तरह से बिखर चुका है। तो इस माहौल में पाटीदार कहाँ वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा अभी किसी फैक्टर पे भरोसा कर रही है तो पाटीदार अनामत आंदोलन फैक्टर पे कर रही है, क्योंकि उस समय पास के जो लीडर थे, अल्पेश कथिरिया, धार्मिक मालविया, गोपाल इटालिया, ये सब आज आम आदमी पे पार्टी के उम्मीदवार है। तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि पाटीदार फैक्टर उन्हें मदद करेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो राजकोट का कैंडिडेट है रमेश टीलाला, वो खोडलधाम धाम संस्थान से जुड़े हुए थे, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। हालांकि 1995 से भारतीय जनता पार्टी को पावर में बनाए रखने में पाटीदार फैक्टर ने और पाटीदार वोटर्स ने काफी हद तक मदद की है। तो भारतीय जनता पार्टी, केतन जी, मैं शेखर जी से यही बात जानना चाहूंगा, वही सवाल मैं आपसे शेखर जी दोहरा रहा हूं कि पाटीदार फैक्टर, इस पर आपके क्या विचार है, चुनाव में कितना असर दिखाएगा? प्रखर जी, इस बार तो मुझे लगता है कि पाटीदार फैक्टर पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया है। अगर 2017 में बीजेपी के खिलाफ था, क्योंकि वो आंदोलन की वजह से, आज अगर देखेंगे उस आंदोलन में जो लोग मुख्य भूमिका निभाए वो आज बीजेपी में है। हार्दिक पटेल आज बीजेपी के कैंडिडेट है। तो इसका, और ये जो परिवर्तन हुआ पिछले एक साल से, क्योंकि इस चुनाव का प्रिपरेशन बीजेपी ने पिछले साल सितंबर में शुरू किया, जब विजय रूपानी को हटा के उन्होंने भूपेंद्र पटेल को बिठाया। तब से लेकर जो परिवर्तन आया, मंत्रिमंडल में परिवर्तन, और जिस तरह टिकटें दी गई है, नए नए चेहरे को लाया गया है, उससे आपको बड़ा क्लियर है ये जो पाटीदार फैक्टर हो या आदिवासी फैक्टर हो, जिसमें इस बार बीजेपी ने काफी होमवर्क और ग्राउंड वर्क करके इस चुनाव में उन्होंने आगे निकले। शेखर जी, ये अब 8 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि 360 डिग्री का जो टर्न आप जो कह रहे हैं पाटीदार समुदाय निभा सकता है, उसका असर 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। समय की बाध्यता है, इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। मैं अपने मेहमानों भावनाबेन दवे, निशांत रावल, केतन त्रिवेदी और शेखर अय्यर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।